नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने गुरुवादी गुण कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज करेंगे अपन परादी गुण। लास्ट गुण है क्योंकि अपन ने देखो कौन कौन से गुण कर लिए। सार्थो गुण कर लिए थे अपन ने। ठीक है, आयुर्वेदी मत अनुसार देखो सार्थी गुण या इंद्रिय गुण या वैशेषिक गुण वो थे कितने 5, वो अपन ने कर लिए थे। ठीक है, गुरुवादी गुण 20 थे, वो अपन ने कर लिए। और आध्यात्मिक गुण 6 थे, वो कर लिए थे। अब करेंगे अपन लास्ट में पराधी गुण। पराधी गुण कितने हैं 10। ओके, तो 10 में कौन कौन से हैं? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रत्यक्ष, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। इन 10 गुणों का डिटेल में वर्णन करेंगे। पहला है पर, अर्थात प्रधानता। मैंने पहले बताया था कि पर यानी होता है प्रधानता। एक ही जाति के द्रव्यों में जो प्रधान है, उत्कृष्ट है, यानी पर है। जैसे कि अपन फ्रूट खरीदने जाते हैं, सेब। ठीक है, बहुत सारे सेब हैं, उनमें से सबसे अच्छा बेस्ट कौन है? प्रधान है, वो सबसे अच्छा है। क्लास है, BMS फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसमें टॉपर कौन है? CR कौन है? प्रधान है। ठीक है, आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब हैं, प्रधान कौन है? पापा जी होंगे या दादाजी होंगे? प्रधान है ना, उसकी प्रधानता घर में। तो प्रधान जो मतलब अपनी प्रेजेंस को प्रदर्शित करे, कि अपनी मतलब प्रधानता स्थापित करे, वो है प्रधान, उसको बोलते हैं पर। ऐसे ही बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि लघु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, सब में एक द्रव्य में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि भाई जैसे कि नींबू है, ऐसे थोड़ी है नींबू में अम्ल रसी है, और भी चीज़ें हैं। तो उनमें जो सबसे बेस्ट है, मतलब अम्ल सबसे बेस्ट है, मतलब प्रधानता लेके आता है, तो वो प्रधान हुआ। इस तरीके से जो प्रधानता प्रेजेंट करे अपने को दिखाई दे, वो है प्रधानता। ठीक है, एक ही जाति के द्रव्य में जो प्रधान हो, उत्कृष्ट हो, उसे बोलते हैं हम पर। और अपर देखो अप्रधानता। अब इसका विपरीत देखो अपर। अपर यानी एक ही जाति में जो सबसे निकृष्ट हो, सबसे बेकार हो। जैसे कि अपन फल फ्रूट लेने गए, सेब में से एक सबसे सड़ा गला, सबसे बेकार, की भाई ये तो सबसे बेकार है, इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अपन क्लास में गए BMS फर्स्ट ईयर की में, तो उसमें ये सबसे बेकार लड़का है या लड़की है। ठीक है, अपने घर में एक नालायक बेटा या भाई या बहन, या अपन खुद भी हो सकते हैं उसमें, तो एक नालायक तो होता ही है, तो अपर है। जैसे कि एक ही द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, एक ही द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण ऐसा है जिसका बीजा पड़ेगा अस्तित्व ही नहीं है, दबा दिया उसका अस्तित्व, उसका अपन को पता है अंदर निहित है, लेकिन उसका प्रेजेंस नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अस्तित्व एक तरह से नगण्य हो गया, तो वो क्या होगा? अप्रधानता। उसकी वैल्यू बहुत नगण्य है, कम है। अपनी जाति में जो अप्रधान है, अनुकृष्ट हो, वो अपर कहलाता है। क्लियर? 2 गुण हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। संख्या। गणित संबंधी व्यवहार हेतु साधन। गणित संबंधी जैसे कि 1 2 3 4 लाखों करोड़ों हजारों खरबों, ठीक है, वैसे भी। संख्या अर्थात यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, कि एक्चुअली में कितना है, पूरा पता लगता है इसकी संख्या की। भाई 1 2 3, अपन मान ली बहुत सारे आदमी थे, भीड़ थी, एक तो भीड़ का नाम आता है, 100 आदमी थे, पूरा पता चल गया ना एकदम करेक्ट कि 100 आदमी थे। कि मेरे को पीटने वाले 5 आदमी थे, वहां पे झगड़ा करने वाले 3 आदमी थे, अपन बोलते हैं बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे में तो बहुत सारे हैं। करेक्ट बताओ, यथार्थ बताओ, वास्तविक कितने थे? 3। संख्या आ गई ना उसमें, जैसे ही संख्या आई पता लग गया, यथार्थ ज्ञान हो गया।
दोष विकार द्रव के भेद संख्या के अनुसार ही व्यक्त किए जाते हैं। दोष कितने हैं? 3। विकार, आपकी बॉडी में कितने विकार उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। द्रव के भेद कितने हैं, जैसे कि भाई द्रव के 2 प्रकार से भेद किया है ना, कारण द्रव और कार्य द्रव। यथार्थ ज्ञान हो गया, अपन ऐसे बोलते हैं भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं कोई पता नहीं है, लेकिन यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान किससे प्राप्त होगा? संख्या से। अनुसार ही व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि 3 दोष, 80 वातज रोग और 50 महाकषाय। त्रिकटु, त्रिकटु में क्या होते हैं? 3 द्रवों का संयोग त्रिकटु कहलाता है। इसी तरीके से 3 दोष, अपन बोलते हैं भाई दोष हैं बॉडी में, लेकिन कितने दोष हैं ये तो बताओ, तभी तो यथार्थ ज्ञान होगा। अपन बोलते हैं भाई दोष दूषित हो गए, कितने दोष दूषित हुए ये तो बताओ। जब तक संख्या नहीं आएगी तब तक आपको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, इसलिए संख्या इंपॉर्टेंट है। ओके, रोगों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए संप्राप्ति का एक भेद संख्या को माना गया है। संप्राप्ति क्या होती है? कि रोग जब से शरीर में उत्पन्न हुआ, जैसे किस निदान, निदान यानी होता है जिनके सेवन से रोग उत्पन्न हुआ, वहां से लेकर रोग उत्पत्ति का जो पीरियड होता है वो पूरा चक्र होता है, उसको बोलते हैं संप्राप्ति। अब इसमें बोला है कि रोगों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए संप्राप्ति का एक भेद, तो संप्राप्ति के 4 से 5 भेद होते हैं, वो सेकंड ईयर में आपके आएगा, मेरे एग्जैक्ट इस समय पता नहीं है। तो उसमें एक भेद संख्या है। एक्चुअली में भाई रोग कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से उत्पन्न होता है, तो संख्या से पता लग जाता है कि भाई रोग के इस तरीके से भेद किए हैं, 2 या 3 या 5 या 10 जितने भी होते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो संख्या इंपॉर्टेंट है किसी भी रोग को जानने के लिए, किसी की चिकित्सा करने के लिए। अब देखो युक्ति, युक्तिस्तु योजना या तु युज्यते, इसको याद कर लो, युक्ति वाला इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। वो 8 श्लोक तो मैंने बता ही रखे हैं कि वो तो याद होने चाहिए 100%, ये उनमें नहीं है, ये थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लगा सकते हो, याद कर सकते हो। दोष, देश, प्रकृति, काल को देखकर औषध आदि की सम्यक योजना, जैसे कि भाई कितना दोष कौन सा है, वात दोष है कि पित्त दोष है, कफ दोष है, ठीक है। देश कौन सा है, आनु प्रदेश है या फिर मतलब वातज प्रदेश है, कफज प्रदेश है, जांगल प्रदेश है, कौन सी किस तरह की बॉडी किस स्थान में निवास करते हो। देश मतलब उष्ण प्रदेश है या गर्म ठंडा प्रदेश है, किस तरह का देश है आपका। प्रकृति क्या है, पित्तज प्रकृति है, वातज प्रकृति है, द्वंद्वज प्रकृति है या फिर सन्निखर्ष, तीनों दोषों का योगदान वाली प्रकृति है। काल, सर्दी है कि गर्मी है, बरसात है, कौन सी ऋतु है, ऋतु को एक तरह के काल में आती है। को देखकर औषध आदि की सम्यक योजना, तो जो योजना बनाई जाती है ना, ऐसे थोड़ी ही होगी बात दोष है और रोगी को दे रहे हैं अपन पित्त दोष की चिकित्सा, नहीं, दोष के अनुसार जो युक्ति बनाई जाती है प्रकृति के अनुसार, तभी तो बोलते हैं आयुर्वेद में कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार औषध चेंज हो जाती है रोग में। रोग एक है दोनों के, जैसे कि मैं गया और मेरा दोस्त एक डॉक्टर के पास गए, एक वैद्य जी के पास गए, हमको एक प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं आती, लेकिन दोनों की दवाइयाँ, दोनों का जो ठीक है ना ट्रीटमेंट अलग होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। हो सकता है कि उनका हमारा दोष सेम हो, ठीक है, हमारी मतलब जो देश सेम हो, काल सेम हो, लेकिन प्रकृति तो अलग है, मैं हूँ वो है। तो कभी भी आयुर्वेदिक दोस्त जो औषधि हैं उनको ऐसे मत किया करो कि मैंने तो यही ली थी तू भी यही ले ले, नहीं, उसकी प्रकृति अलग है, क्या पता उसकी प्रकृति पित्तज हो, आपकी प्रकृति वातज हो, तो ट्रीटमेंट चेंज हो गया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो औषधि का चुनाव किया जाता है, औषधि यानी दवाई, टैबलेट का चुनाव किया जाता है, उसको बोलते हैं युक्ति या योजना। ओके, युक्ति की सम्यक योजना पर ही चिकित्सा की सफलता निर्भर है। युक्ति जो अपन ये योजना बनाते हैं ना भाई कि हाँ इस पर ये व्यक्ति है, इसकी पित्तज प्रकृति है, इसका मतलब पित्तज प्रकृति है, दोष भी पित्तज है, तो इसको ज़्यादा हाई वाली उष्ण औषधि नहीं देनी, नहीं तो इसको कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। इन सब का बातों का ध्यान रखते तो औषधि डिसाइड की जाती है। जब भी ट्रीटमेंट करो व्यक्ति को एक बार देख लो, परख लो, समझ लो, इनसे जान लो। जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो जो हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप किस देश से आए हो, कौन सा स्थान है, आपका नाम क्या है, आपको गुस्सा कब आता है, आपका व्यवहार कैसा है, सब चीज़ें आपको सामने आएंगी टेबल पे। जो आपका कंपाउंडर होगा या फिर आपका जो असिस्टेंट होगा वो पहले से पूछ के आपको लिख के देगा, साथ में रोगी अंदर भेजते हैं ना एक एक के, भाई एक के बाद में एक जाओ, तो जो पहले है ना लिख लेते हैं, उस रोगी से पूछ लेते हैं, तब विधि तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से फिर डॉक्टर सोचता है कि हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उससे पूछेंगे, उसके अनुसार फिर उसकी टैबलेट या दवाइयाँ लिखेंगी। तो बोलते हैं ना चिकित्सा की सफलता का राज क्या है, उसकी युक्ति, उसकी योजना। ठीक है, संयोग, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयोग यानी जोड़ना, युग होना, दो द्रवों का आपस में जोड़ना, मतलब दो द्रवों का आपस में योग होना। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊंगा मेरे को, विभाग में संयोग का नाश होता है,
संयोग का नाश कैसे होता है? विभाग से। अगर मान लो कोई वस्तु, दो वस्तुएं आपस में साथ हैं, उनको अलग कर दो, विभाग हो जाएगा, अलग हो गई। तो अतः यह अनित्य है। तो संयोग का नाश हो जाता है किसकी वजह से? विभाग की वजह से। विभाग किसको बोलते हैं? अलग होने को। संयोग यानी साथ होना। इन दोनों का अलग होना विभाग की वजह से होता है, तो वो अनित्य है। मतलब नित्य किसे कहते हैं? जो निरंतर लगातार चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो। लेकिन इसका तो नाश हो गया, किसकी वजह से? विभाग की वजह से, इसलिए ये अनित्य है। अब एग्जाम्पल सुनना। द्वंद्व कर्म मतलब दो के कर्म की चेष्टा। दो के कर्म की चेष्टा मतलब दोनों की चेष्टा थी, दोनों साथ मिले। जैसे कि दो मेंढक लड़ रहे हैं आपस में, लड़ते लड़ते दोनों आपस में चिपक गए, दोनों की चेष्टा थी उसमें, ठीक है। जैसे कि दोनों का मिलना, एक लड़के का एक लड़की से मिलना, गले मिलना, संयोग हुआ ना दोनों का, दोनों की चेष्टा थी। ये एग्जाम्पल है ये दोनों का, मतलब दोनों में कर्म होता है। दोनों की, लड़की का भी कर्म था, बॉयज का भी कर्म था, भाई दोनों को मिलना था, उसकी इच्छा थी, कर्म किया उन्होंने, दोनों पास आए और दोनों मिल गए। जैसे दो मेंढक लड़ रहे हैं, फ्रॉग बोलते हैं मेंढकों को, ठीक है, वो लड़ रहे हैं आपस में, दोनों एक साथ आए, मिल लिए। तो दो के कर्म की चेष्टा प्रकृति से, ये होता है द्वंद्वज कर्मज, ठीक है। स्वयं कर्मज अनेकों के कर्म से। किसी अपन मेले में जाते हैं, सबको धक्का मुक्की लग रही है आपस में, वो इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, तो सभी की वजह से हो रहा है। तो स्वज कर्म, वो भी उसको धक्का मारा, उसने तीसरे को मारा, तीसरे ने चौथे को मारा, चौथे ने पांचवे को मारा। तो भीड़ वाली, रस वाली स्थिति में सभी कर्म कर रहे हैं आपस में, लेकिन सभी का योग हो रहा है उसमें। तो वो होता है अनेकों कर्मों से योग हो रहा है। जैसे कि किसी ने मेरे धक्का दिया तो मैंने अगले वाले के धक्का दिया, उसने अगले वाले को, उसने अगले वाले, उसने अगले वाले, तो कितना योगदान बने, एक चैन सी बन जाती है। बस में देखा है ना आपने, बस वाला ब्रेक लगाता है तो सारे व्यक्ति एक साथ आगे आते हैं, वो उसको धक्का मारता है, वो उसको धक्का मारता है। तो अनेक के कर्म से हुआ ये सर्व कर्मज में, और एक कर्मज में एक के कर्म से। जैसे कि कोई पक्षी है, उड़ के आया, डाली पे बैठ गया, पेड़ थोड़ी गया वहां पे, उसने कर्म थोड़ी किया पेड़ ने, पक्षी आया, पक्षी खुद ही अकेला आया, उसकी चेष्टा थी, उसी की इच्छा थी, उसी ने कर्म किया, मतलब एक व्यक्ति ने कर्म किया संयोग होने में। तो पेड़ और पक्षी का संयोग हुआ ना, तो उसको बोलते हैं एक कर्मज, ठीक है। मतलब दोनों की चेष्टा में दो कर्मज, सभी की चेष्टा में सभी का कर्मज, और एक की चेष्टा में एक कर्म। तो मतलब सिंपल सी बात ये, समझ में आया भाई? दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, दोनों ने कर्म किया तो उसको बोलते हैं द्वंद्वज कर्मज। सभी ने कर्म किया तो उसको सहज कर्मज, और एक ने किया तो एक कर्मज। अब करते हैं विभाग। विभाग यानी होता है अलग करना, जिसके द्वारा संयोग का नाश हो। अपन को मान लो अलग करना होता है ना, दो व्यक्ति आपस में पास पास बैठे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति गले मिल रहे हैं, क्या तो उसके मम्मी या पेरेंट्स, उसके जो भी रिश्तेदार आएंगे, उन दोनों को, एक मूवियों में देखते हो ना, हीरो हीरोइन मिलते रहते हैं, एक इधर को खींच के लेके जाता है, एक इधर को खींच के ले जाता है, तो उसका अलग कर देते हैं, जिसके द्वारा संयोग का नाश हो। उन दोनों हीरो हीरोइन को मिलते हुए वो नाश कर देते हैं, मतलब बाहरी कारण कोई भी हो, संयोग द्वारा विभाग का नाश हो जाता है, अतः विभाग अनित्य है। विभाग, अगर दो व्यक्ति अलग अलग है, उनको संयोग करा दिया तो विभाग का तो नाश हो गया ना, मतलब नष्ट हो गया ना, तो ये भी अनित्य है। तो संयोग और विभाग दोनों अनित्य हैं। किसी संयुक्त द्रव्य समूह से द्रव्य को अलग करना विभाग कहलाता है। जैसे कोई दो वस्तु एक साथ हैं, सिंपल सी बात है, जैसे कि अपन कोई भी फल फ्रूट मान लो, किसी भी चीज में दो वस्तुएं एक साथ हैं, उन दोनों को अलग कर दो, विभाग हो गया। विभाग से अभाव नहीं होता, वस्तु की सत्ता रहती है। विभाग से अभाव नहीं होता, ये बोलता है कि अपन ने किसी चीज को अलग कर दिया तो इसका मतलब है कि उसकी कमी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसकी सत्ता रहती है। दोनों को अलग किया है, नष्ट थोड़ी किया है भाई। दो वस्तु थी, मतलब संयोग में दो वस्तु साथ में थी, दोनों को अलग कर दिया। जैसे कि पक्षी और पेड़ साथ में बैठे हैं, दोनों का संयोग है, पक्षी को उड़ा दिया, हमने विभाग कर दिया। क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका अभाव हो गया, भाई पक्षी खत्म हो गया, नहीं, उसका अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं है, नष्ट थोड़ी हुआ है, मरा थोड़ी है। विभाग से अभाव नहीं होता, वस्तु से वस्तु की सत्ता रहती है, भाव इस पर से है। भेद देखो, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज, एक कर्मज, वो भी इसी तरीके से होता है। द्वंद्व कर्मज में दोनों आपस में अलग होना चाहते हैं, सर्व कर्मज में सभी अलग होना चाहते हैं, और एक कर्मज में एक मतलब एक चेष्टा करता है अलग होने की, एक स्थिर रहता है। तो ये वही तरीके से सेम संयोग और विभाग दोनों एक तरीके से साथ साथ पढ़ोगे तो समझ में अच्छे से आएंगे। अब देखो पृथक्त्व। पृथक्त्व यानी क्या होता है? इसको विभाग यानी होता है अलग करना, और पृथक्त्व यानी होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग दिखाना। जैसे कि बॉयज और गर्ल्स,
मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको एग्जाम में मत लिख देना ऐसे भी जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई हीरो हीरोइन अलग हो रहे हैं, ये तो आपको नंबर कट जाएंगे उल्टे आपके। ठीक है, मैं समझने के लिए बताता हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मूवी सभी देखते हैं इसी एज में। ठीक है, तो पृथकत्व का मीनिंग होता है कि ये इससे अलग है, कि भाई चीनी है जो मीठी है और मिर्ची है जो तीखी है, उन गुणों की वजह से ये पृथकत्व है दोनों जिसकी वजह से पृथकत्व प्रदर्शित हो। जैसे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ठीक है, ये मेंढक है, ये गाय है, ये भैंस है, ये डॉग है। मतलब पृथकत्व, अलगता पहचान हो रही है ना, वो होता है पृथकत्व। जो एक द्रव को दूसरे द्रव से भिन्न करे वह है गुण पृथकत्व कहलाता है। सिंपल सी बात ये। दो द्रव परस्पर अलग है इत्यादि व्यवहार का असाधारण गुण पृथकत्व है। जैसे कि भाई मेरे हाथ में ये घड़ी है और ये पेन है, इन दोनों में जो डिफरेंस कर रहा है, अलगता उत्पन्न कर रहा है, वो पृथकत्व है। पृथकत्व यानी अलग करना नहीं है, पृथकत्व यानी डिफरेंस पता करना, कि डिफरेंस जो पता लगता है जिस गुण की वजह से, कि ये कॉपी है, ये रफ है। ठीक है, ये पेन है, ये पेंसिल है, जो इस गुण का पता लग रहा है ना, ये पृथक है दोनों, उसको पृथकत्व बोलते हैं। ठीक है, भेद है असंयोग लक्षण, वैलक्षण रूप और अनेकता रूप। असंयोग लक्षण, अब इसको कैसे समझोगे आप, असंयोग लक्षण को, वैलक्षण रूप को, अनेकता रूप को। जिसका कभी संयोग ही ना हो, जैसे मेरू तथा हिमाचल पर्वत। असंयोग लक्षण का मीनिंग होता है जैसे मरुस्थल और हिमालय, कभी संयोग थोड़ी हुआ दोनों का। मरुस्थल यहाँ पे राजस्थान में है, हिमालय उत्तर भारत में है। ठीक है, और वैलक्षण रूप में परस्पर मिले हुए विशिष्ट लक्षण वाले विजातीय द्रव्यों का संयोग। जैसे गाय, भैंस, गधा, ये इनमें सब में चार पैर होते हैं, सींग होती है, पूंछ होती है, तो कहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हो। लेकिन ये समानता प्रदर्शित करते हैं कहीं ना कहीं, कि भाई चार पैर होते हैं इनके, ऐसे चलते हैं, इनका मुंह होता है, इनकी पूंछ होती है, तो ये वैलक्षण रूप वाले हो गए, परस्पर मिले हुए विशिष्ट लक्षण वाले विजातीय द्रव्यों का पृथकत्व। अब इसमें इनमें जो पता लगाया जाता है ना, उसको बोलते हैं वैलक्षण रूप पृथकत्व। जैसे कि ये गाय है, ये भैंस है, ये घोड़ा है, क्योंकि सब में चार पैर हैं, और लेकिन इनमें भी अपन को पता लग रहा था, इसलिए वैलक्षण रूप। अब दूसरा है अनेकता रूप, एक जातीय या सम जातियों का एक दूसरे से पृथकत्व। जैसे मनुष्य का एक दूसरे से पृथक, जैसे कि मैं हूं, मेरा भाई मुझसे अलग है, आपकी सिस्टर आपसे अलग है। ठीक है, दो सिस्टर एक साथ हैं तो दोनों अलग हैं, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है उन दोनों में, अपन को पता लगने के लिए, उसको बोलते हैं अनेकता रूप पृथकत्व। समझ में आ गया तीनों का। असंयोग लक्षण, कभी इनका संयोग ही नहीं हुआ, जैसे कि मरुस्थल मरुस्थल होता है क्योंकि इस तरफ है राजस्थान में, और हिमालय उत्तरी भारत में, कभी संयोग हुआ दोनों का। आपको पता है वो ठंडा है, ये गर्म प्रदेश है, सिंपल सी बात है, दोनों अलग हैं। लेकिन कभी कंफ्यूज तो हो सकते हो ना उसमें, भाई चार जो समान समानती चीज दिखती है उनमें, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, इनमें कंफ्यूज हो सकते हो। वो बोलते हैं वैलक्षण रूप पृथकत्व। और अनेकता रूप में जो स्पेसिफिक, सब एक जैसे दिखते हैं। भीड़ में अपन को कभी मानव जाति की भीड़ देखे, किसी मेले में गए हो, अपने भाई या बहन को अपन कभी खो गया हो, देखता हो, सब एक जैसे ही दिखते हैं, पता नहीं कौन किधर गई, कहाँ पे गया, मतलब सब ऐसे एक जैसे थे। उसमें जो पहचान होती है ना, वो होता है अनेकता रूप पृथकत्व। ठीक है, अब बोलते हैं परिणाम। मानव व्यवहार साधारण कारणम परिणाम, किसी द्रव की माप, आकृति, वजन, लंबाई, चौड़ाई आदि व्यवहार का असाधारण कारण गुण परिणाम। जो अपन बोलते हैं ना भाई 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो बनाना दे दो, ठीक है, 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो जो भी अपन, भाई इतना सेंटीमीटर, इतना क्या बोलते हैं, वजन है, आकृति है, माप है, ये जो मेजरमेंट होता है ना, वो होता है परिमाण। जिस गुण की वजह से ये मेजरमेंट मापा जाता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, वो होता है परिमाण। ये सभी द्रव्यों में रहता है। क्लियर बात है। सब में अगर देखो कोई सा भी द्रव हो, पृथ्वी महाभूत सब में उपस्थित है, तो उसका वजन है, तो वजन है तो इसमें देखो लिख रखा है माप, आकृति, वजन आ गया, तो ये सभी द्रव्यों में रहता है। अब देखो संस्कार, अगला गुण संस्कार करणम मतम, इंपॉर्टेंट है। जैसे युक्ति का वो श्लोक था, इस तरह के ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी में अन्य गुणों का आधान संस्कार कहलाता है। जैसे कि घी है, घी में पित्त का शमन करता है, पित्त दोष का शमन करता है घी। लेकिन कोई रोग है, किसी व्यक्ति को पित्त दोष भी है और वात दोष भी है, की वजह से रोग उत्पन्न हुआ, तो दो दोषों की वजह से रोग उत्पन्न हो गया, तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको घी देते हैं। लेकिन घी तो पित्त का ही शमन करता है, तो उसमें क्या करेंगे, संस्कार करेंगे। संस्कार कैसे करेंगे कि नए गुणों को जोड़ेंगे घी में, ऐसी औषधियाँ मिलाएंगे ताकि वो वात का भी नाश कर सके।
किस तरीके से, बात का नाश किस तरीके से करेगा वो, कि उसमें संस्कार करेंगे। संस्कार करने से क्या होता है, वो अपने गुणों को नहीं छोड़ता, घी के जो गुण है ना नेचुरल, वो तो रहेंगे ही, साथ में नए गुण भी ऐड हो जाएंगे, इसलिए उसकी प्रभावकता बढ़ जाएगी। तो जैसा औषधि बनानी है वैसी बना सकते हैं संस्कार के माध्यम से। किसी में अन्य गुणों का आदान संस्कार या वस्तु में जन्म काल से जो गुण नहीं है उन गुणों को उत्पन्न करने वाला गुण संस्कार कहलाता है। जैसे घी में सिंपल सी बात है, बेस्ट उपाय है संस्कार करके घी को बहुत सारा उपयोगी बनाया जाता है। जैसे कि भाई बात को समन करने की कैपेसिटी नहीं है घी में, मान लो थोड़ी देर के लिए, कप को समन करने वाली कैपेसिटी नहीं है, लेकिन संस्कार के माध्यम से हम ऐसी क्रियाविधि करेंगे, उसमें घी में ऐसी औषधियाँ मिलाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि वो वात को भी कफ को भी समन करने लायक हो जाए। इस तरह घी त्रिदोष नाशक बन जाता है। संस्कार का देखो खासियत ये है संस्कार में कि वो अपने पुराने गुणों को नहीं छोड़ता, जो नेचुरल गुण है ना उनको तो छोड़ता ही नहीं है, साथ में नए गुणों का भी आधान कर लेता है, उनको धारण कर लेता है। इसके लिए जल का संयोग, प्रक्षालन, मर्दन, भावना, अग्नि संयोग आदि कर्म किए जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, या तो उसमें जल मिला देते हैं, कुछ भी ऐसा करके भाई जल मिला दो, इसमें लिक्विड कर दो, किसी भी तरह का जल, क्वाथ हो गया, क्वाथ समझते हो, उबाल के जो काढ़ा बनाते हैं ना आजकल, वो क्वाथ ही एक तरीके से। प्रक्षालन उसको धो लेते हैं, मर्दन उसका आता है ना अपने घर में ऐसे कि एक का उसमें घोटने वाली चीज़ उसको होता है मर्दन, इसको घसना एक तरीके से, ठीक है। भावना, भावना यानी क्या होता है कि अपन मान लो नींबू की भावना, तुलसी की भावना, ठीक है, अदरक की भावना, जितने भी भृंगराज तेल की भावना, भावना का मीनिंग यह होता है कि उनमें ऐसे रस मिलाना ताकि नए गुण उत्पन्न हो, ठीक है। भावना का सिंपल सा मीनिंग समझो कि औषधीय गुण मिलाना, नए औषधीय गुण ऐड करना। अग्नि संयोग, उसको गर्म कर देना। अब देखो घी में कैसे करते हैं, घी में क्या करते हैं, घी को गर्म करते हैं और उसमें नए नए द्रवों की प्रक्षेप द्रव डालते हैं, उसको भावना लगाते हैं, उसको घर्षण करते हैं, उसको मिलाते हैं अच्छी तरीके से और अग्नि पे पाक करते हैं, ताकि जो औषधि डाली है, जैसे कि अपना घी है, ठीक है, एक तिल होता है, तिल का तेल होता है, तिल का तेल तो आप जानते ही हो, सरसों का तेल, तिल का तेल, उसमें क्या करते हैं अपन, उसको है ना वातनाशक बनाएंगे, उसी को पित्तनाशक बनाएंगे, उसी को सब कुछ करेंगे। तो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसमें प्रक्षेप द्रव डालते हैं। प्रक्षेप द्रव यानी कि औषधीय कंटेंट, औषधीय कंटेंट डालने से क्या होता है, गर्म करते टाइम पे जो औषधि थे ना उसमें जो गुण थे तेल के अंदर समाहित हो जाते हैं, फिर बाद में उसको छान लेते हैं, तो बन गया लो नई औषधि। इस तरीके से भेद देखो, क्या इसके भेद देखो कितने आराम से हैं। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। मूर्तिमान द्रवों में गति प्रवाह, मूर्तिमान द्रवों में गति प्रवाह। अभी देखो इसके भेद आपको एग्जाम में लिखो चाहे मत लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मूर्तिमान द्रवों में गति प्रवाह मतलब होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा मन में कारण विशेष से जो गति प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वेरागुण या वेग नामक संस्कार कहते हैं। मूर्तिमान द्रवों में जैसे कि एक स्थिर पदार्थ है, उसमें गति उत्पन्न कर दी अपन ने, तो हो गया ना वो, उसमें गुण नहीं था गति का। मूर्तिमान है, स्थिर वस्तु है, उसमें अपन ने वेग प्रदान कर दिया जल मिला करके, तो वो हो गया वेग। भावना देखो, पूर्व अनुभूत विषयों का स्मरण। किस तरीके से समझोगे इस पर, पूर्व अनुमत विषयों का स्मरण या पहचान जिस संस्कार द्वारा होती है उसे भावना कहते हैं। यह भावना केवल आत्मा में ही रहती है। पूर्व अनुमत विषयों का स्मरण, अपन ने कोई ऐसी चीज सोची, ठीक है, जो अपन ने पहले सोच रहा कि भाई ऐसा तैयार करना है औषधि, तो अपन ऐसी भावना लगाते हैं अपन विभिन्न विभिन्न द्रवों की, बताते ना भाई, जैसे कि अपन ने सोचा कि कोई ऐसी औषधि सोची इसमें तीनों दोषों को नाश करना है, ठीक है, तो ऐसी औषधि सोचने के लिए अपन ऐसे ही द्रव लाएंगे, ऐसे ही कंटेंट लाएंगे, उसको मिलाएंगे, उसकी मतलब भावना लगाएंगे या फिर उसको गर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, तीनों गुणों का योग करेंगे उसमें, तो वो भावना। स्थिति स्थापक जड़त्व, जिस गुण के कारण पदार्थों के अवयव अपने स्थान से हट जाने पर पुनः अपने पूर्व स्थान पर आ जाते हैं, वे स्थिति स्थापक संस्कार कहलाते हैं। जैसे जड़त्व को दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। जिस गुण के कारण पदार्थ के अवयव अपने स्थान पर हट जाने पर पुनः अपने पूर्व स्थान पे आ जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको अपनी जगह से हटा दिया, किसी ने डंडा मार मूर के हटा दिया, वो थोड़ी देर बाद में वापस उसी जगह पे आके बैठ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं स्थिति स्थापक संस्कार। जैसे वृक्ष की शाखा को पकड़कर
झुकाकर फिर छोड़ देने से वह पुनः अपने पूर्व स्थान पर चली जाती है। जैसे कि अपन ने देखा ना, किसी पेड़ की शाखा को, पेड़ की ढाल को अपने नीचे पकड़ के खींचा तो नीचे तो आ गई, उसमें नया गुण तो आ गया नीचे आने का, लेकिन उसको छोड़ते ही वापस वो पुनः अपने स्थान पे चली जाती है, तो वो होता है स्थिति स्थापक। क्लियर। अब देखो अभ्यास, वस्तुओं का बार बार सेवन, अनुशीलन करना, एक ही क्रिया को बारंबार करना अभ्यास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें वस्तुओं का बार बार सेवन, मतलब कोई कर्म को, जैसे वो व्यक्ति होते हैं ना टाइपिंग करने वाले, उनको अभ्यास हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले कोई व्यक्ति रात में गाड़ी चला रहा, लगातार सो ही नहीं रहा, उसको अभ्यास है, उसको गाड़ी चलाने की हैबिट है, क्योंकि उसने क्या किया, सतत अभ्यास किया। ठीक है, तो इसका देख अनुशीलन करना, एक ही क्रिया को बारंबार करना अभ्यास कहलाता है। तो इसमें देखो वस्तुओं का एक बार बार सेवन, बार बार सेवन का मीनिंग है किसी को, किसी चीज से, जैसे कि कोई व्यक्ति टाइपिंग कर रहा है, कोई मतलब गाड़ी चला रहा है, किसी भी तरह की डांस कर रहा है, सीखल बार बार अभ्यास किया उन्होंने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन बोलते हैं ना, तो उनको अभ्यास होता है, बार बार करने को, निरंतर करते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास होना चाहिए। अपन को बीएमएस फर्स्ट ईयर की इतनी बार पढ़ लेनी चाहिए कि पदार्थ विज्ञान, तब भी कोई भी क्वेश्चन है आपको बिना सोचे समझे आपको लिख देना है, तो अभ्यास करना है। क्लियर। तो ये था, कौन से गुण थे, सारे के सारे पराधी गुण। ठीक है, अब गुणों की आयुर्वेद में उपयोगिता देखेंगे।